उपचुनाव के नतीजों के बाद सियासत के गलियारों में अब हलचल चुनावी नतीजों से ज्यादा है। खासतौर से 3-0 के नतीजों को लेकर अब भाजपा तो मंथन करने पर मजबूर है, लेकिन अब जीत के बाद कांग्रेस जीत के समीकरणों को खोजने में जुट गई है ताकि मिशन 2018 में पार्टी को फतेह दिलवाई जा सके। भाजपा की ओर से पार्टी आलाकमान ने हार पर मंथन करना शुरू कर दिया है और पार्टी के आला नेताओं के साथ जिम्मेदार मंत्रियों और पदाधिकारियों से संवाद किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि वो हार का विश्लेषण करके आगामी विधानसभा चुनावों में उनको दुरुस्त करेंगे। राजस्थान प्रदेश में 3 उपचुनाव थे, अजमेर लोकसभा, अलवर लोकसभा और मांडगर विधानसभा। तीनों एरिया के पूरी जनता का भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। हम एक जनादेश का सम्मान करते हैं। भाजपा की ओर से 3 उपचुनावों को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। खुद मुख्यमंत्री ने विधानसभा वार दौरे किए। पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल स्तर और जिला स्तर पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गईं। मंत्रियों को जिम्मेदारी देते हुए प्रभारी बनाया गया, तो वहीं नवनियुक्त संगठन मंत्री ने दौरा करते हुए जीत के समीकरण भी गढ़े। पीएम मोदी का दौरा भी इस दौरान राजस्थान में हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद पार्टी को तीनों सीटों पर शिकस्त मिली। लेकिन इसके पीछे कई समाजों की नाराजगी, युवाओं को रोजगार को लेकर आंदोलन भी जिम्मेदार रहा। लेकिन अब पहले पार्टी स्तर पर मंथन हो रहा है और हार की वजहों को देखा जा रहा है। लेकिन उधर कांग्रेस पार्टी में जान आ गई है और अब मिशन 2018 को जीतने का दंभ भरा जा रहा है। आ गया है मुख्यमंत्री जी को कि 4 साल के कुशासन पे जनता की जो आज मोहर लगी है, उसे देखते हुए नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको पद पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, 6-8 महीने अपनी गाड़ी खींच सकती हैं, लेकिन अब तक 8 चुनाव हुए राजस्थान के अंदर, 6 विधानसभा के, 2 लोकसभा के। उन 8 में से 6 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मात्र एक धौलपुर का चुनाव, जो कि आखिरी की 2 रातों को, मैं हमेशा कहता हूं वो 2 कत्ल की रात थी, जो दिन रात 2 रातों में चुनाव जीता गया। लेकिन पब्लिक का मैंडेट, जनता का आशीर्वाद, लोगों का प्रेम और स्नेह आज हमारे कांग्रेस उम्मीदवारों को मिला है। मैं इस मौके पर बधाई देना चाहता हूं हमारे तीनों उम्मीदवारों को। राजस्थान में 163 विधानसभा सीटें जीतने वाली और लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा को आखिर किसकी नजर लगी कि मिशन 2018 के फाइनल से पहले हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा के मिशन 180 से पहले ये नतीजे काफी कुछ कहते हैं। या तो जनता का कांग्रेस के पक्ष में रुख बन रहा है, या फिर भाजपा से वोटर की नाराजगी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस को इन नतीजों से काफी कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि वोटर की नाराजगी को दूर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। खबर में आपने मजमून देखा आज के एजेंडे का। हम बात करें राजस्थान में हुए बाई इलेक्शन की। एक विधानसभा और 2 लोकसभा के लिए जो बाई इलेक्शन हुआ, उस चुनाव का परिणाम सबके सामने है। चारों तरफ ऑपरेशन है। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि ये एक ऐसा अवसर था कि एक तरफ सेंट्रल बजट, हमारा यूनियन बजट, और दूसरी तरफ राजस्थान के बाई इलेक्शन के चुनाव परिणाम। ये मुद्दा यो तो हम कहें कि दिन भर सारे चैनल्स पे चर्चा में, अखबार सारे छपे हैं, कोई नई बात हम भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन चौराहे की चर्चा हो या मॉर्निंग वॉक का जो लोग शौक रखते हैं, उस पार्क की चर्चा हो। मैंने सुना है कि बजट शायद पूरे साल भर का तय होता है कि आपको क्या बचत होगी, कैसे होगा। लोग खुल खुल करके चर्चा करते हैं, लेकिन वो चर्चा एक गौण थी और चर्चा का केंद्र बिंदु था राजस्थान में हुए उपचुनाव के परिणाम। लिहाजा सभी ने सोचा कि चर्चा इसी पे की जानी चाहिए। आज चर्चा का जो हम थोड़ा सा टॉपिक है, वो कुछ लोग हो सकता है कि इससे सहमत हों, कि कुछ लोग नहीं हों। हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक ओम सैनी साहब भी हैं। शायद हो सकता है ये आइडिया भी हमें जो डेवलप हुआ इन्हीं की वजह से हुआ हो। लोग हार का मंथन करते हैं, लेकिन हमारा चर्चा का बिंदु आज ये होगा कि क्या कांग्रेस को जीत पर मंथन करना चाहिए।
या बिल्कुल ये कहें कि नोटा की जगह लोगों ने कांग्रेस को वोट डाला है। और अगर नाराजगी होती है तो लंबी समय नहीं होती है, वो पार्टी जा सकती है। क्या वास्तव में वो हालात कांग्रेस ने राजस्थान में पैदा किए कि जो मतदाता है वो बीजेपी से छिटक करके कांग्रेस की ओर डाइवर्ट हो रहा है? इस पे कांग्रेस को भी मंथन करना होगा। कुछ बिंदु ऐसे हैं हमारे जिसमें हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ओम सैनी साहब के साथ ही सुशील आसोपा साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। डॉक्टर दीपक भाकर साहब, भाजपा नेता हमारे साथ हैं। ओम जी, ये बात सही है कि कुछ लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि चिंतन और चिंता तो इस वक्त बीजेपी को करनी चाहिए, कांग्रेस को क्यों? लेकिन क्या आपको लगता है कि जो प्रतिपक्ष की भूमिका कांग्रेस को यहां पे दिखानी चाहिए थी, वो पूरे अगर 3 साल 4 साल के हम पीरियड में देखें, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जनता की आवाज कांग्रेस बनी और 17 सीट पर क्लीन स्वीप करके और बीजेपी को आईना दिखा दिया, या वजह कुछ और भी है इसकी? बिल्कुल ठीक सवाल किया योगेंद्र जी आपने कि चर्चा इसी पे होनी चाहिए। वास्तव में जो विजयी हुए हैं, क्या वो सिर्फ विजय इसलिए हो गए कि वो कांग्रेस पार्टी थी, या जो पराजित हुए हैं वो इसलिए पराजित हो गए भारतीय जनता पार्टी थी? मैं कहना ये चाहता हूं कि असंतोष का जो सारा सैलाब उमड़ रहा था पिछले 4 बरस से, और खासतौर से राजस्थान में किसानों की जो नाराजगी है, बेरोजगारों की जो अपनी परेशानी है, महंगाई का जो आलम है, इन सब बातों को लेकर के निश्चित रूप से लोग एक परिवर्तन की राह देख रहे थे। लेकिन साथ साथ में दोनों दल, एक दल ये नहीं कह रहा था कि साहब जो सिस्टम है उस सिस्टम में कोई खामी है और भारतीय जनता पार्टी बुनियादी रूप से उन सब चीजों का समापन नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं कह रहे थे कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोग यही कह रहे थे कि ये सरकार जो है ये निकम्मी है और ये ठीक से काम नहीं कर रही है और इसने जनता को धोखा दिया है, ये सब इस तरह की बातें। हकीकत ये है कि दोनों के विकास के मॉडल एक से हैं, दोनों के विकास के मॉडल में कोई फर्क नहीं। सिर्फ एक फर्क है, वो फर्क ये है कि कांग्रेस के लिए एक जो समाज का जो निचला तबका है, निम्न वर्ग जिसे कहते हैं, दलित वर्ग जिसे कहते हैं, मजदूर वर्ग जिसे कहते हैं, या मध्यम वर्ग जिसे कहते हैं, उसके लिए एक वेलफेयर की योजना यूपीए 1 से लीजिए, यूपीए 2 में लीजिए, या कांग्रेस की राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं में लीजिए, ये उपलब्ध था। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान शासन में जो हम पिछले 4 साल से केंद्र में और राज्य में देख रहे हैं, उसमें उस तरह का सिलसिला नहीं है। उसमें कॉर्पोरेट और निवेश और उनके इकोनॉमिक सिस्टम को टोटली टूवर्ड्स रिच पीपुल जो डाइवर्ट किया है, वो अपने आप में संकट पैदा करता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी इन बातों को लेकर के लाइक माइंडेड लोगों को, कांग्रेस पार्टी क्लेम करती है कि वो एक सेकुलर पार्टी है, वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और जितने भी सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करके जो भारतीय जनता पार्टी को, जिसको वो लांछित करती है कि एक सांप्रदायिक पार्टी है, हिंदूवादी, उग्र हिंदूवाद की जन्मदाता है और उसने समाज को बांट के रख दिया है, उस पर जो आक्रमण करना चाहिए वो आक्रमण नहीं हुआ है। कांग्रेस इन सब चीजों में बट्टी बट्टी सी राजस्थान में खासतौर से नजर आई। कांग्रेस अलग अलग स्तंभ कांग्रेस के विवाद में डालते रहे कि साहब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके अंदर मतभेद है, कांग्रेस बिखरी हुई है, या फिर कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो बड़ा एरोगेंट है, उस तरीके से कोऑपरेटिव नहीं है, उस तरीके से चर्चा करके, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो उनके साथ में कोई समन्वय बिठाने की बात नहीं करता, हालांकि संघर्ष करता है लेकिन उसके बाद में नहीं करता। ऐसा 4 साल में देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी सामान्य जन को ऐसा लगा, जो अभी जो उपचुनाव हुए उसके अंदर, कि उन सब बातों के लिए उन्होंने अपने आप को एक संकेत देने के लिए, शासक दल को संकेत देने के लिए जिस तरीके से मतदान किया है, वो मतदान अपने आप में बड़ा कमाल कर रहा है। यानी कि 40 लाख लोगों ने या 39 लाख लोगों ने, जो 17 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, 2 लोकसभा क्षेत्र के साथ में और 1 विधानसभा क्षेत्र के साथ में जुड़ करके जो मतदान किया, उस मतदान से ये संकेत देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान शासन से, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हम संतुष्ट नहीं है। हमारी समस्याओं का समाधान वैसे नहीं हुआ जिनके लिए वो लांछित करते रहे कांग्रेस पार्टी को कि ये भ्रष्टाचारों में दबी हुई है, इसने गरीब की चिंता नहीं की, इसने रोजगार की चिंता नहीं की, इसने महंगाई की चिंता नहीं की। हमें याद है कि हमारे जो प्रधान सेवक है, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जिस तरह के भाषण देते रहे हैं और जिसकी चर्चा करते रहे हैं, उससे लगता था कि शायद सारी चीजों का समाधान वो इंस्टेंट कॉफी की तरह से आके और 1 साल में कर देंगे। लग ये रहा है कि सन 1922 का हिसाब देने लगे हैं। न तो
न तो किसान को अपनी उपज का वो सिलसिला जो मिलना चाहिए था, सुब्रमण्यम जो कमेटी का जो कहना है कि इस तरीके से डबल कर देंगे, वो धीरे धीरे चीजें बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीजों से लोग ऊब गए। उसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में जो उपचुनाव के परिणाम हैं वो ये भी बताते हैं कि जिस जातिवाद को एक तरफ भारतीय जनता पार्टी रिजेक्ट करती है और दूसरी तरफ जातिवाद का खासतौर से राजस्थान के मुख्यमंत्री तो खुल करके कहते हैं कि 36 जातियां, यानी वो एक समाज की बात नहीं करती, वो 36 जातियों की बात लगातार करती रही हैं। और उनको जब संतुष्ट करने की बात आती तो मेरा ख्याल है, बस मैं छोटे से समापन करता हूं कि वो जो उनको उनमें इतनी महत्वाकांक्षा है जगादीन जातियों के अंदर कि वो अपना हिस्सा मानने लग गए। और वो एक जो कांग्रेस का संगठन बनना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बनना चाहिए, वो जातियों के संगठन की सौदेबाजी से परेशान हो गया। और वही सारा नतीजा हमें इन चुनावों के अंदर देखने को मिला, जिस तरह के प्रत्याशी आए और जो परिणाम सामने आए। सुशील जी, ये मैं बात यहां करना चाहूंगा कि आपको ध्यान होगा कि महंगाई का जब वक्त आपके टाइम पे था, 65 रुपए लीटर पेट्रोल जब पहुंचा था, बीजेपी ने बंद का कॉल किया था और राजनाथ सिंह जी, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं अभी, ये लोग सिलेंडर, पेट्रोल के वो सिंबल्स और सब लेकर के गए थे कि महंगाई का हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई को लेकर के आपको कोई ध्यान है कि केवल एक प्रेस रिलीज जारी करना या फिर हम वक्तव्य जारी करना, उसके अलावा कांग्रेस ने कोई ऐसा कुछ किया हो कि जिसकी वजह से कह सके हैं कि वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ पब्लिक बनी हो कि देखिए जनहित के मुद्दे उठाए? क्योंकि मैं ये सवाल मेरा इस वजह से है कि एक नाराजगी जो होती है, नाराजगी अगर वोट में तब्दील हो जाती है तो नाराजगी पाटी जा सकती है। समय बीजेपी क्योंकि एक एक चीज पे मंथन करेगा। क्या आपको लगता है, एक आप भी एक चलिए टेक्नोक्रेट से आज पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन चीजों को तो आप भी देखते होंगे, पब्लिक के बीच ही बात होती है कि कांग्रेस को भी कुछ मंथन करना होगा इस पे कि हमें जीत के कारणों की जो स्थितियां हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए कम से कम हम भी विचार करें कि हम जीते कैसे। देखिए, जीत से जो मनोबल बढ़ता है और आत्मविश्वास हमारे अंदर जो होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीत से जो मनोबल बढ़ा है और आत्मविश्वास हमारे अंदर आया है कि हमारे अपनी संगठन की क्षमता का पूर्ण उपयोग करके और भारतीय जनता पार्टी के जो गलत नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और अपराध नियंत्रण में फेल्योर है, इन सब बातों को सामने रख के और कांग्रेस के रिजीम के जो जिन योजनाओं की, जिन नीतियों की बात अभी सैनी साहब ने उल्लेख जिनका किया कि वो आम आदमी के जनोन्मुखी हैं, गरीब, मध्यम वर्ग और दलित और समाज के सभी वर्गों के लिए, उनके जो ब्राइट फेसेस हैं उनको सामने ला करके और भाजपा ने जो फेल्योर किए अपने घोषणा पत्र के विरुद्ध जाकर के, यही लोकतंत्र का तरीका है। और जहां तक आपने कहा कि भाई सिलेंडर हमने नहीं रखा, हमने चुनाव में तो सिलेंडर की शव यात्रा जरूर निकाली थी। पर मैं दूसरी बात पे याद कराऊंगा आपको, आप प्रेस रिलीज पे कांग्रेस को मत समझिए। कांग्रेस को आप देखिए कि मई 2014 में जो इतनी प्रचंड बहुमत की केंद्र में सरकार आई थी कि एक तरह से पूरी देश में राजनीतिक धूजनी छूट गई थी, एक जिस तरह से कहते हैं, एक आदमी के भरोसे 282 सीटें आई। और जून में बाई इलेक्शन सितंबर में हुआ, जून में इन्होंने आलू, प्याज और सब्जियों के दाम बढ़े, उधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और उसी समय डाउन हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट, $10 एकदम नीचे गिर गया था पर बैरल। तो 9 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस राजस्थान ने हर जिले में बड़ा आंदोलन चलाया और अपने अपने कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाले, जिसमें बड़े बड़े बैनर्स और लेकर के 4-4, 6-6 घंटे उनकी मीटिंग चली और कलेक्टरों को ज्ञापन दिए और हमने इस प्रकार का एक शुरुआत की 9 जुलाई से। अब 9 जुलाई 2014 से लेकर के और आज 29 जनवरी को जो पोल हुआ है उसके बीच का आप अंतर में देखिए, क्या आपको लगता है कि किसी जनमानस को, जैसा आपने कहा, मुझे थोड़ा मेरे ऐतराज को आप मतलब विनम्रता से मैं ऐतराज कर रहा हूं कि आप सिविल लाइन फाटक के परमिशन उठा के देख लीजिए आरटीआई में कि कितनी बार कांग्रेस को कितने आंदोलनों की परमिशन लेनी पड़ी है। सर, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे, मैं सहमत हूं
मुझे एक आंदोलन, ये बात सही है कि 12 से आप ये अगर ये कहेंगे मैं स्टेशन सर्किल पे आम मेंशन करना है, 12 से झालावाड़ अगर आप सचिन पायलट ने, आप अगर इसको रिकॉग्निशन मानते हैं, ये बात सही है। मैं उसमें आना चाह रहा था, आपने मुझे बीच में रोक दिया। मुझे थोड़ी सी मेरा सवाल, बोलिए नहीं, मैं तो आपका सवाल बीच में, आप जो जवाब दे रहे हैं सवाल है मेरा, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर बीच में, तो कैलाश मेघवाल जी परमिशन दे। जी मैं ये कह रहा हूं आपसे कि एक सचिन पायलट साहब की 4 दिन की यात्रा, इसमें कोई संदेह नहीं है, वास्तव में वो एक यात्रा नहीं है, निकाली, वो एक ही यात्रा नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, ये नहीं कह रहा, आप जो कह रहे हैं वही बात मैं बोल रहा हूँ। वो एक यात्रा निकाली उन्होंने 104 किलोमीटर 8 किलोमीटर की, बहुत अच्छी थी वो यात्रा भी निकली। वास्तव में किसान जुड़े हुए, किसानों की बात भी उन्होंने कोई, यार बात प्रतिपक्ष के पास में क्या है, प्रतिपक्ष जनता के बीच जाती है, जो जनता कहती है वो इस बन के पार्लियामेंट असेंबली में उठा सकते हैं। वक्त आता है तो अगर वास्तव में ईमानदारी से अगर हम काम करते तो उसका निस्तारण कर देते, यही होता है, इससे अलावा कुछ नहीं होता है। पब्लिक तभी विश्वास करती है और वो वोट में तब्दील होती है। दूसरा मेरा सवाल है, ये तो आपने किया ही, 2 घंटे से ज्यादा का कोई आंदोलन कांग्रेस का नजर नहीं आता आसोपा साहब में। वो कह रहा हूं सिविल लाइन्स की बुक या रूट लाइन, ये मत बताइए। जिलों में जो कार्यक्रम यहाँ हुआ वो हर जिले में हुआ, बिल्कुल हुआ। पीसीसी से लेके सचिवालय तक हमने यात्राएं निकाली। यहाँ किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर के हमने बहुत बड़ी उद्योग मैदान में किया। लाठीचार्ज हुआ, सचिन पायलट जी के हाथ में लाठी पड़ी, खून आया। कितनी बार ये काला कानून को लेकर के आप देखिए गिरफ्तारियां दी है हमने। बनी पार्क में कलेक्ट्रेट पे हमने जब धरने किए तो उसका क्यूमुलेटिव वगैरह सर 2 घंटे से ज्यादा। आप ये देखिए कि महारानी साहबा तो लंदन ही बैठी रही 4 साल तक, और अपनी सरकार के ऊपर डंडा बजे लगा करके कहा मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो। ये तो उस तानाशाही और फासिस्ट सिस्टम के समानांतर कांग्रेस का डेमोक्रेटिक तरीका तो आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा। इसमें कोई मैं अतिशयोक्ति की बात ही नहीं कर रहा। अब तीसरी बात ये है कि आप ये क्यों भूल रहे हैं कि 45,000 करोड़ का जो खनन घोटाला किया वसुंधरा राजे जी ने, और वो रिनमा ने एक ही दिन में ऐसी खाने लौट की जो बाद में नीलामी में 6,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू ला रही है सरकार के लिए एक ही दिन में। वो किसके दबाव में हुआ? कांग्रेस के दबाव में। मैं क्या कह देखिए ये मैं आपकी बात से सहमत हूं। खनन घोटाला के मास्टरमाइंड तो आपकी सरकार के मुख्य भाकर साहब, एक सेकंड, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आसोपा साहब। आप 45,000 करोड़ छोड़िए, मैं तो कहता हूं 60,000 करोड़ का होगा घोटाला। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिंदल साह कि मैं 2 जर्नलिस्ट मेरे साथ बैठे हैं जो इस बात के गवाह हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उस वक्त। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए भीलवाड़ा के जो एमएलए हैं उन्होंने लेकर के आए, विधानसभा ठप हो गई। सुनिए सर, जिंदल साहब पे ऑब्जेक्शन था, आपके पास तो बहाना था कि वर्तमान सरकार ने कैसे उसे परमिट कर दिया। जिस सरकार ने, जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, आप लोगों ने इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज आप बाहर चलिए, 10 लोगों से पूछ लीजिए, मुझे लगता है आप जिंदल साहब में मुझे गलत कर रहे हैं, भाजपा को गलत कर रहे हैं। आप समझ, एक बार सुनिए तो सही सर, आप तो जो कह रहे हैं आप उसे सुनी जाए, आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज आप 10 लोगों से नीचे चल के पूछ लीजिए, उनके 65,000 या 45,000 का माइनिंग स्कैम 10 में से 7 लोगों को याद नहीं होगा, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम का ध्यान होगा लोगों के। ये बीजेपी ने इतना बनाने की कोशिश की थी, उसको इतना बड़ा बना दिया था। आपके 2G स्पेक्ट्रम से आपके नेता बरी हो गए। आप ये कह रहे हैं आपकी की टीआरपी कमजोर है। मैं तो हर डिबेट में कह रहा हूं सबसे भ्रष्ट सरकार है। आप विरोध नहीं कर पाए, आप विरोध नहीं कर पाए। श्याम शर्मा जी बताएंगे इस बात को लेकर के। श्याम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आज हमारा मुद्दा है वो ये है, क्या कांग्रेस को भी इस बात पे मंथन करना चाहिए कि हम जीते कैसे? देखिए कि कांग्रेस अगर मंथन नहीं करेगी तो आने वाला जो 2018 का चुनाव है बहुत बड़ी चुनौती होगी। उनको 3 सीटें मिली है निश्चित रूप से। ये तो उत्साह होना चाहिए, खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए। ये तो सरकार चिंता की लकीर आ गई है इनके ऊपर। ये भूल, सरकार हारी है और जनता जीती है, ये भूल जाए कि उनकी मेहनत से ज्यादा जीते, क्योंकि जनता का आक्रोश था, उन्होंने कोशिश की और उनको प्रतिफल मिला। लेकिन आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो इनके सभी नेताओं को एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की दावेदारी खत्म करके राहुल गांधी को जैसे गुजरात में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया था, अगर यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो कुछ कामयाबी करेंगे। लेकिन क्योंकि कल भी देख रहा था, खुद सचिन पायलट कह रहे थे मेरे जिंदाबाद के नारे मत लगाओ, तो डर भय तो है इनके अंदर। नेताओं को बैठ करके एक बार खुलासा तो करना ही पड़ेगा राहुल गांधी को कि आपको चुनाव के अंदर एकता का सूत्र देना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। नहीं तो स्थिति इतनी कमजोर नहीं है जो कि आप सूत्र की थाली में परोसी हुई और आपको सत्ता मिल जाएगी। सत्ता के लिए तो संघर्ष का। और आप जो विधानसभा में मैं भी बैठा हुआ था,
विधानसभा में एक बार अशोक गहलोत ने अपने ही परिवार को जोधपुर के 38 खानों का अलॉटमेंट किया था और प्रतिपक्ष को कहा था कि आप इसकी जांच कर लीजिए। जांच हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था आपको पता है कि अशोक गहलोत ने कहा नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता है रहता है। तो ये सारी चीजें, पुरानी चीजें तो दोनों आपस में करते थे। पैरेलल नहीं है दोनों केस। सर मैं विनम्रता से, आपको नहीं टोकना चाहिए मुझे, पर विनम्रता से कहूंगा, आपको जोधपुर की एक हेक्टेयर की 36 खानों को 45,000 करोड़ के खनन घोटाले से कंपेयर नहीं कर सकते। विनम्रता से कह रहा हूँ। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर, आप रुकिए, मैं कह रहा हूँ कि पहले क्योंकि पारदर्शिता थी नहीं, ऑक्शन होता नहीं था, क्योंकि पार्टी फंड के लिए दोनों ही पार्टियां दिया करती थी। आपकी पार्टी ने भी दिया है। इन्होंने तो मोदी जी के डायरेक्शंस को ब्रीच करके 653 खाने अलॉट की। सर आपने भी लफाट वगैरह को दिया है पुराने टाइम में। आपके सर मैं बात दूसरी कह रहा हूँ, हिंदुस्तान जी मोदी जी के रिटर्न डायरेक्शंस को ब्रीच करके 653 खाने अलॉट की, ये क्रक्स है। वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं वो समझा नहीं पा रहा हूँ आपको। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि प्रतिपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, मैं देखिए कुछ एजेंडे बताना चाहूंगा। आपने इसमें कोई संदेह नहीं है, सचिन पायलट विधानसभा पे गए, यूथ कांग्रेस के साथ में लाठीचार्ज का शिकार भी हुए। आप लोगों ने बिजली के जो रेट्स इंक्रीज हुई थी उसका विरोध किया, मैं सहमत हूं। आप लोगों ने जिला हेडक्वार्टर पे आपने सब किया, लेकिन आप अंदर से पहचानते होंगे इस बात को, ये दो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हमारे साथ में बैठे हैं। अगर बिजली दरों के रेट्स को विड्रॉ करने की अगर कहीं कोई बात आती है, या किसानों के आंदोलन को 50,000 रुपए वो माफ हुए नहीं हुए, वो क्रेडिट गोज टू कॉमरेड सर। मैं आपसे कह रहा हूं वो कांग्रेस के खाते में नहीं जा रहा है। ये प्रमाणित करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ये इसको प्रमाणित करने का प्लेटफॉर्म लोकतंत्र है, योगेंद्र जी, चुनाव है। इसको प्रमाणित करने का प्लेटफॉर्म चुनाव है। कांग्रेस के संघर्ष को जनता अगर ओम सैनी जी कुछ कह रहे हैं, एक बार ओम सैनी जी, सवाल ये था कि आप ही के रास्ते पे आगे सर, सवाल ये था कि पिछले 4 साल में कांग्रेस ने जिस सरकार को सांप्रदायिक और जनविरोधी ये सब करार दिया, उसके लिए जो आंदोलन खड़े हुए, वो आंदोलन एक तरफा इस तरफ आप तक सीमित रहे। पहली बात, इतने अप्रभावी रहे कि उनसे जन आंदोलन नहीं हो पाया। मैं इसको इससे बताना चाहता हूँ, उदाहरण देना चाहता हूँ। किसानों की मांगों को लेकर के 3 लाख लोग जयपुर में इकट्ठा नहीं हुए, 3 लाख लोग इकट्ठा हुए सीकर में, और विभिन्न मतलब क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे। उसमें आपका जो मौका था, क्योंकि प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से आपको उसमें नेतृत्व हासिल हो सकता था, और आप एक प्रभावी मुद्दा, मुझे याद पड़ता है कि जब आपातकाल लगा था, उसके बाद में जब जनता पार्टी की फॉर्मेशन हो रही थी, तो उस वक्त सबसे पहले जो आंदोलन खड़े हुए थे आपातकाल से पहले, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज किन्हीं महंगाई को लेकर के या बेरोजगारी को लेकर के या इंदिरा जी पे जो भी लांछन लगे थे उनको लेकर के एकजुट हुई थी। और उसके बाद में जो पूरे देश के अंदर एक माहौल बना था, उसका नतीजा यह हुआ कि आपका पार्टियां साफ हो गया, यानी कांग्रेस वाज नो मोर। लेकिन ये का ये सिचुएशन राजस्थान में आपको मिला था, जो अगर आपका नेतृत्व सक्षम होता, अगर प्रभावी होता, मैं ही कह रहा हूं कि तो वो किसानों मुझे इस बात में बड़ी परेशानी है कि 8 उपचुनाव में से 6 हम जीते, पंचायती राज की 12 जिला परिषद जीते, 225 की 25 सीटों के 6 महीने बाद 116 पंचायत समिति जीते। क्या वो जनता तक जुड़े बिना ही जीत गए? अभी 3 महीने पहले 45 उपचुनाव हुए पंचायती राज के, 27 हम जीते। क्या जनता ने हमारे संघर्ष को रिकॉग्नाइज किए बिना ही हमें वो जीत हमारे को हमारी झोली में डाल दी? ये तो अब सर्टिफिकेशन, इट इज सेल्फ सर्टिफिकेशन। आपको मैं विनम्रता रखना चाहता हूँ, आप उस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि भाई कांग्रेस ऐसे अपोजिशन नहीं। आप इस मंच पे कभी आज तक ये बात नहीं उठी कि 4 साल तक वसुंधरा जी लंदन के बंगले में बैठी रही और भाजपा ने कुछ नहीं किया, और आप ये कह रहे हैं जिन खानों का मुझे लग रहा है कि भाजपा की हार जो है वो शायद कहीं न कहीं इतनी परेशान कर रही है कुछ लोगों को कि वो ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। हार तो भाजपा रही है, कांग्रेस अगर नहीं जीते तो 18 में तो हमें पूछिएगा आप। एक बात सुनिए, नहीं मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, अरे आप 2018 में हम नहीं जीते तो हमें प्रश्न करिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तब देखेंगे, एक बात आप देखेंगे कोई बात नहीं। हमने तो संघर्ष किया है सर, हमने मौन जुलूस निकाले यहाँ पे। अरे आपको सर उसी का फल मिला होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमने भूमि अधिग्रहण पे मोदी की जबान बंद कर दी हमने। क्या बात कर रहे हो साहब? भूमि और एक और बात मैं चुनौती दे रहा हूँ, राजस्थान की सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण बिल लाई थी,
आप पत्रकार हैं दोनों, आपकी जिम्मेदारी बनती है, किधर भी हिम्मत झुकी है। मोदी ने वापस ले लिया, लेकिन ये फासिस्ट सरकार ने वो बिल ऑन रिकॉर्ड अभी वापस नहीं लिया सेलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद। आपको पता है किसान को 6 महीने की जेल है, आप सुन लीजिए, किसान को 6 महीने की जेल है, क्यों नहीं बोलता है मीडिया उसमें? राहुल गांधी जब जयपुर आए, राहुल गांधी ने निकाली है 15 किलोमीटर। आप राहुल गांधी जब जयपुर आए थे तो उन्होंने कहा आप मुझे अगर अभिमन्यु बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे तलवार चलानी पड़ेगी। शब्दों के चला रहा हूँ, यही तरीका है मेरा। प्रयास कीजिए। राहुल गांधी जब जयपुर आए थे तो पार्टी अध्यक्ष को कहा था कि आप संघर्ष करो, सड़कों पे उतरो। कर रहे हैं ना संघर्ष, मुझे बुलाओ। कर रहे हैं ना संघर्ष, पार्टी ने संघर्ष कर रहे हैं, उसी का तो प्रतिफल है। अगर आप अब भी चलिए, अच्छी बात है। बांसवाड़ा में किसान रैली की 2 लाख लोग आए थे, 12 में किसान रैली की 1.5 लाख लोग आए, 12 में किसान रैली की साहब हमने, आप लेकर के 3 लाख गिन रहे हो। 12 में रैली की हमने, बांसवाड़ा में रैली की। खराब हो रही है, जा रहे हैं तो हम आ ही रहे हैं साहब, हम आ ही रहे, हम आ ही रहे, हम आ ही रहे। दीपक हाँ बताइए, आप बोलिए। बस सवाल कर लूं आपसे एक मैं, सवाल आपसे ये है जी, बिल्कुल। चिंता तो देखिए दोनों तरफ, आपके भी बीजेपी पार्टी के स्तर पे भी प्रदेश अध्यक्ष को शामिल उस बैठक में हुए हैं, और उस बैठक में भी होना था जो पहले बुलाई गई थी, प्रभारी मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री के स्तर पे, लेकिन आनन फानन में उसे पोस्टपोन की गई और कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। कोर कमेटी की बैठक भी इतनी जल्दी बुलाना शायद मुझे लगता नहीं पहले कभी इस तरह से बुलाई गई होगी। आनन फानन में बैठक बुलाई गई, ऊपर से निर्देश थे या मैडम की अपनी खुद की सोच थी। जो लोग जयपुर में थे उन्हें तुरंत बुलाया गया, बैठक चली, लंबे समय तक चली, मंथन हो रहा होगा निश्चित रूप से आप लोगों के यहाँ पे भी। आपकी मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि ये आप खुद भी एक एज ए वर्कर, आपने बिल्कुल चुनाव भी देखा है, आपके यहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट जो मुझे नहीं लगता है कि मेरे 20 साल के कैरियर में मैंने कभी नहीं देखा बीजेपी के स्तर पे, जबकि आरएसएस के आपके पास में एक सहयोग के लिए बड़ी एक टोली टुकड़ी ये है आपके पास में। पन्ना प्रमुख आप लोगों ने बनाया, 60 वोटर को लाने के लिए एक कार्यकर्ता को आपने डेप्यूट किया कि आप उसको लेकर के आएंगे, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ 60 वोटर को निकाल के लाना। मुझे लगता नहीं है कि कभी किसी पार्टी ने इतनी व्यवस्था की होगी। वो थे, आपने प्रभारी बनाए, मंत्रियों को भी बैठाया, सबको बैठाया। 18 का जब चुनाव होगा तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, मंत्री अपने इलाके में जाएगा कि वहां पे बैठेगा। दूसरी बात, आप जन सुनवाई करते रहे, मुख्यमंत्री जी खुद जिलों में चली गई, लेकिन कार्यकर्ता से कभी आपने ये पूछा है कि दिन भर तुम ये लगे रहते हो, पूरे 12 महीने हमने आपको एक व्यस्त करके रखा कि किसी का कोई पर्सनल काम है या पड़ोसी का कोई काम लेकर के आया या जन सुनवाई में कोई आया था, मीडिया को तो आदमी कह रहा है कि 4 घंटे में कलेक्टर के पास में बाहर बैठ करके आ गया, एसडीएम के पास में बाहर बैठ करके आ गया, वो मिला ही नहीं मेरे से। तो जन सुनवाई का जो है आपकी पार्टी में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई पदाधिकारी ऐसे जब उनसे मीडिया पूछता है कि नहीं ये तो गलत ख्याल है आपका, जैसे अभी आसोपा जी कह रहे हैं ना कि अभिमन्यु बना रहे हो हमारे को, ऐसे आपकी पार्टी के लोगों को लगता है। तो मुझे लगता है ये तो तय है कि राजनीतिक दल केवल और केवल अपनी बातें सुनने के आदी हो चुके हैं, चाहे प्रतिपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो। केवल आपको आपकी बातें बतानी होंगी कि बिल्कुल जीतने का कारण केवल और केवल कार्यकर्ताओं को जा रहा है और जनता बिल्कुल पलक पावड़े बिछाए बैठी हुई है कांग्रेस के लिए। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि कोई नहीं, 17 जो सीटें हैं ये तो केवल बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि कांग्रेस को भ्रमित करने के लिए 17 सीट्स को दे दिए, ये बातें सुनने के शायद आदी हैं आप लोग। ये क्यों आप लोग विचार नहीं करते हैं कि वास्तव में कार्यकर्ता को पूछा नहीं जाता है, कार्यकर्ता उस घेरे से कोनी मार के उसे दूर कर दिया जाता है। 2-3 दिन पहले ही मीडिया ने इस बात को उठाई, प्रदेश अध्यक्ष जी अशोक परनामी, जो आज तक की मुझे नहीं लगता है किसी सीनियर जर्नलिस्ट के उनका कार्डर खुद का एसजे मैन गले नहीं उतरा, कोई प्रदेश अध्यक्ष के योग्य हैं कि नहीं है, उनको बना दिया, पार्टी का आउटलुक था, अपना देखने का काम था। वो वहां से वहां तक ताले लगवा दिए बीजेपी ऑफिस के। जिस बीजेपी ऑफिस को मान करके कोई व्यक्ति ये चलता था कि शायद सत्ता में भी नहीं है तो यहाँ मेरी सुनवाई तो होगी, भैरव सिंह शेखावत, ललित किशोर चतुर्वेदी, भंवरलाल शर्मा जैसे दिग्गज नेता इस पार्टी के हैं, वहां लोक लगवा दिया आप लोगों ने कि कौन है, कहां से आएगा, पूछ करके अंदर एंट्री देते हैं। कभी विचार नहीं है क्या कि पहले इस पार्टी की आधारशिला किन स्तंभों पे रखी गई है, क्या इसकी विचारधारा थी, स्थितियां साफ कर दी। अगर यही बात अगर योगेंद्र शर्मा कह रहा है तो ये बात आती है कि शायद हो सकता है अशोक गहलोत, सचिन पायलट की विचारधारा का आदमी होगा, कांग्रेस से बैकग्राउंड, जैसे आसोपा जी के सामने कहा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल शायद आदि हो चुके हैं। मैं जवाब दूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौट। जी बिल्कुल।
नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं खास खबर में बाई इलेक्शन जो हुआ उसके जीत हार के आंकड़े तो सबने अखबारों में पढ़े हैं, लेकिन वास्तव में डेप्थ में क्या है वो थोड़ा सा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दीपक भाकर जी के पास में था ब्रेक से पहले। जी दीपक जी। देखिए, अपन बहस को मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जाती है, उस मुद्दे के लिए कभी और बहस कर ली जाती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस समय जो आप बात करें, आज चुनाव के करीबन 8 महीने पहले की बात है जो उपचुनाव हुए, अगर कांग्रेस जीती है तो उसके अंदर कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। जिस माइक्रो मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत हद तक सफल रहे, पर आप कल्पना कर रहे हैं 1907 बूथ जैसा अजमेर के, तो 1907 में से अगर 7 बूथ हो सकता है उसमें कहीं कमी पेशी हो गई हो। आप ये नहीं सोच सकते 100% परफेक्शन माइक्रो मैनेजमेंट में निकले, तो कहीं कमी पेशी रही होगी, उसे स्वीकार किया जाता। पहली बात, नहीं होता तो शायद ये हार भी नहीं होती। दूसरी बात, हम एक अजमेर का मैं उदाहरण दूं कि मैं वहां 2 महीने से काम कर रहा था, 1.5 महीने से। अगर आप बात करते हैं, हम 1,71,000 से जीते थे। आज की तारीख में हमारी अगर वहां पे 84,000 के आसपास हुए, तो उस 84,000 में कल्पना कीजिए आप, सिर्फ हमें 40,000 वोट के तो फर्क आया, जो कि कभी भी पाटा जा सकता है। तीसरी बात, अगर कांग्रेस आज जीत रही है तो उसके अंदर कोई उनकी नीतियां नहीं है, कि उनका नेतृत्व क्षमता वाली बात नहीं है। कांग्रेस इज विनिंग बाय डिफॉल्ट। इस बार उनको इससे लगा कि लोगों को लगा नहीं यार, एक बार हम इनको भी देख लेते हैं, एक बार इसको कोई व्यक्ति विशेष से नाराजगी हुई तो उसको सबक सिखा देते हैं, उस व्यक्ति को जो वहां बैठा हुआ है, या उस व्यक्ति में नाराजगी है, अरे नहीं इस बार हम वोट दे रहे हैं। मैं खुद व्यक्तिगत बता रहा हूं, मैं कई व्यक्तियों से मिला, उनका कहना था नहीं आप 6 महीने बाद वापस आके हमसे वोट लेना, इस बार हम नहीं देना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम उनका मान सम्मान करते हैं। तो राजस्थान की जनता के अंदर राजनीतिक परिपक्वता बहुत ज्यादा है। हमें राजस्थान की जनता की समझदारी पे कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, उनका मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो भी जनादेश मिला हम उसका मान करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। पर कांग्रेस इस गफलत में ना रहे, इस गलतफहमी में नहीं रहे कि राजस्थान की जनता उसको स्नेह करती है और उनको नेतृत्व देना चाहती है। आप देखिए 7:45 बजे नतीजे आते हैं, 8 बजे से तो इन लोगों के अंदर नेतृत्व और सत्ता संघर्ष की शुरुआत हो जाती है कि अगला मुख्यमंत्री कौन। अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और ये अभी से कल्पना करने लगे, आपस में झगड़े करने लगे। सचिन जी का तो मुंह उतर गया कि अरे बात तो पूरी होने दी होगी, मैं चुपचाप बैठा था, करीबन आधा घंटे तक आप लोगों में चलती थी। सुनिए, उसके बाद सचिन जी को ऐसा लग रहा था, देखिए आपके भी विशेष सूत्र आपको भी बताते हैं तो विशेष सूत्र हमें भी बताते हैं, तो उसके अंदर बात आई कि सचिन जी को लगा शायद मैं लड़ लेता तो मैं जीत जाता। तो इनको कई चीजों का आप देखिए, लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़िए, इनके नेताओं का चेहरा पढ़िए, आपको कई चीजें मैं उस पर भी आ रहा हूँ। कई चीजों देखिए, हारे हम स्वीकार करते हैं, हम जानते हैं, हम समीक्षा करेंगे, इस पर मंथन होगा, चिंतन होगा, क्यों हुई। पर इनसे ज्यादा मंथन चिंतन तो कांग्रेस में हो रहा है। जैसे बात आपने शुरुआत की कि अब क्या होगा, अब अगला मुख्यमंत्री के इनके संघर्ष तो अभी शुरू हो गया। निपटाने वाली राजनीति, सलटाने वाली राजनीति तो कांग्रेस में कल शाम को रात को 8 बजे से शुरू हो चुकी है। तो इस समय अगर तकलीफ किसी को है, अगर कहीं झगड़ा है तो कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है। हम पहले भी एक थे, आज भी एक है और कल भी एक रहेंगे। अगला चुनाव भी फिर एक बार हम लड़ेंगे और फिर एक बार जनता हमें उतना सम्मान देगी। हम पूरे आश्वस्त हैं, हम जानते हैं आने वाले समय में भी हमारी सरकार बनेगी। 2018 मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा बताइएगा। देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा बताइएगा। एक रोचक बात निकल के आ रही है सर यहाँ से। मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता बैठे हैं, एक आशा बड़ी मजेदार बात ये निकल के आ रही है, दर्शक भी इसको देख रहे होंगे। आप लोग से सवाल हम कर रहे हैं कि आप लोगों के चिंतन और मंथन कैसा हो रहा है, लेकिन आप लोग खुद के चिंतन मंथन से ज्यादा चिंता कर रहे हैं दूसरी पार्टी की। मैंने चिंता करनी चाहिए, बीजेपी को चिंता करनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ हमारे स्पष्ट, हम तो आपके सामने आपके सारे चैनल बता रहे हैं बीजेपी में समीक्षा बैठक हो रही है। पहली बार चुनाव हारा नहीं है, पहली बार चुनाव जीता नहीं है। दीपक जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 84 की हार भी देखी है सर। एक बात, इस बाई इलेक्शन में किसी भी पेपर में, किसी चैनल पे आपने ये तो बिल्कुल नहीं सुना होगा कि कांग्रेस में बिखराव है या बीजेपी में बिखराव है। बीजेपी में कहीं कोई बात नहीं आई कि यूनिटी की बात तो किसी ने सवाल ही नहीं खड़ा किया। तो आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़े? ये तो किसी ने कहा ही नहीं। ये तो कांग्रेस की तरफ से बोला के लिए प्रदेश अध्यक्ष को रहना पड़ा 12 दिन तक। ये कभी हुआ है क्या? क्योंकि हमारे प्रदेश होता है आपका प्रदेश अध्यक्ष एक जगह दूसरा प्रदेश संगठन में नहीं है। प्रदेश दोनों से रहे, उसने अजमेर डेरा डाला तो उसने अलवर डाला। ये क्या प्रदेश अध्यक्ष कभी जाते थे क्या? ऐसा देखिए, ऐसा है नाम का सवाल कि मतदाता पे डोरे डालने के लिए आपको डेरे तो डालने पड़ेंगे श्याम जी। प्रदेश अध्यक्ष को डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। आप नए मापदंड एक कार्यकर्ता
पहले, प्रदेश अध्यक्ष बाद में। अच्छा, इतना जो प्रदेश अध्यक्ष भी नाकस सवाल था। अगर इतना ही उनको अपने आप पे इतना वो सोचते कि कैसी बात कर रहे हैं तो चुनाव तो नहीं लड़ रहे। तो वसुंधरा जी वहां क्या कर रही थी 4 महीने से? अलग-अलग जातियों से आप उससे बात करिए। मेरा देखिए सवाल ये था, आसोपा साहब से भी ये था। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं जो जिक्र कर रहा था, आसोपा साहब अभिमन्यु बन गए, उसमें खुद की तरफ से स्वयंभू बने, हमने बनाया नहीं उनको, उससे बाहर भी आ गए। इनके चेहरे की मुस्कुराहट का तो मतलब यही है कि आप संकट से बाहर आ गए हैं। तो अभी मेरा जो सवाल है, देखिए ये बात सही है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, करप्शन कोई कम नहीं हुआ। सबको मालूम है कि करप्शन एक तरह से कहें कि एक कैंसर का काम कर रहा है। सारी सरकारें दुखी हैं, पॉलिटिशियन खासकर, क्योंकि उनको सभी को 5 साल बाद में जाना पड़ेगा उनको, उनकी उस परीक्षा की जो घड़ी होती है। और ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जानते हैं, सब लोग जानते हैं। दीपक बाकर इस बात से खारिज नहीं कर सकते, नहीं साहब करप्शन बिल्कुल नहीं है, या आसोपा जी कहें कि करप्शन बिल्कुल नहीं है, हमारे शासन में करप्शन है, वो चिंता का विषय इनका भी, हमसे ज्यादा शायद चिंता होगी इन लोगों को। मैं जो जिक्र कर रहा था अभी, बात कर रहे थे कि साहब 45,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम नहीं दिखता है। मैंने इनको बीच में कहा भी, आज आप बाहर जाकर के 10 में से 7 लोगों की जुबान पे कॉमनवेल्थ गेम का होगा, क्योंकि बीजेपी उसको इतना भुना चुकी थी, वो चाहे किसी भी तरह की रिपोर्ट। और मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही था कि एजेंडे बहुत मिले हैं कांग्रेस को, लेकिन वो जनता की जुबान पे इस तरह से नहीं चढ़ा पाए। मेरा ये सिर्फ कहने का मतलब। ठीक कह रहे हैं आप योगेन जी। मैं इस पे थोड़ा सा फिर से वापस, हम लोग जो बुनियादी बात चर्चा कर रहे थे कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना चिंतन मनन प्रारंभ किया कि नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए, हमारा ख्याल है कि एकमुखी राजनीति से बाहर निकल के फिर से कलेक्टिव राजनीति पे क्यों नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन रहा है उसके अंदर, अगर अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जब भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, जब का कॉन्स्टिट्यूशन देखने के बाद में आज भी कॉन्स्टिट्यूशन तो वही है, लेकिन एकमुखी नजर आता है। अब प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की चर्चा होती है, बाकी लोगों की चर्चा नहीं होती। उसको अगर वो डेमोक्रेटिक कर ले, अब उसको बजाय इसके कि वो बहुत ज्यादा बंद करे, उसके हिसाब से सोच रहे हैं। सामान्य जन में राजनीतिक चेतना पैदा करने का सिलसिला तो होना चाहिए। कि जो पन्ना प्रमुख और ये जो सब बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि आपकी राजनीति के बारे में, अपनी नीति के बारे में लोगों को में उसका प्रचार हो, लेकिन उसका प्रचार तो हमें देखने को मिला नहीं। ये तो हाकने वाला रास्ता दिखा के हाक करके ले आओ 60 लोगों को वोट डलवाना है। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस पहचानी जाती थी सामान्य लोगों में, कांग्रेस से पहचानी जाती है कि सभी वर्गों का समन्वय स्थापित करके सभी वर्गों की भलाई के लिए काम करती है। कब कांग्रेस ऐसे आर्थिक मॉडल पे आ गई, इकोनॉमिक मॉडल पे आ गई, जिसमें कि निवेश वाली राजनीति आ गई, और वो जो सारा आपका पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर था वो उसका इम्बैलेंस हो गया। और उसके बाद में जो कांग्रेस ने 1956 में अवार्डी सम्मेलन में अपने रेजोल्यूशन पास किए थे, उनको कब छोड़ दिया, इसके बारे में 1968 तक कोई चर्चा नहीं। बार बार और मिसेस गांधी ने गरीबी हटाओ वाला सिलसिला करके और शासन में आई बाद में, उसी को लेकर के, और वो सारा सिलसिला बना। ठीक है, आज भी कांग्रेस वो सब बात नहीं सोच रही कि हमें जनता के बीच में जाना है, हमें जनता के बीच में वही सब स्थापित करना है जिनके लिए विख्यात रहे, जो उन्होंने यूपीए 1 के वक्त में फिर पीपल ओरिएंटेड और वेलफेयर ऑफ स्टेट का कंसेप्ट लेके जनता के बीच में रही, और उसके लिए बाध्य किया गया। ये अलग बात है कि जो ज्वाइंट फ्रंट बना उसने कर दिया। आज भी कांग्रेस को वही सब बातें करने की जरूरत थी। मैं यही कह रहा था कि किसानों का आंदोलन हुआ सीकर में, 3-4 लाख लोग जमा हुए, कांग्रेस का वहां वजूद नहीं था। अगर कांग्रेस का वजूद होता तो प्रतिपक्ष के सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस इस वक्त सबसे 200 सीटों पे नजर आती। एक मिनट मैं यही कहना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहां अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद थी। भारतीय जनता पार्टी का किसान संगठन अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर बैठा हुआ था। और ये तरकीब देखिए मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली और केंद्र में भी देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चाहने वाले किसानों के साथ में चर्चा करके और उनकी संतुष्टि की बातें कहकर एक अलग रास्ता बनाया। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप वहां पर, हम आपको ये नहीं कहना चाहते कि आप नकारा रहे, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी जरूरत थी आप उसका लाभ नहीं उठा सके। मौका ऐसा था कि आप पूरे प्रांत व्यापी स्थापित हो सकते थे। चिंतन मनन इस पे करने की आवश्यकता थी। हमें निलंदन नहीं है कि आपका कितने फ्रैक्शन से, एक मिनट बस, हमें निलंदन नहीं कि कितने फ्रैक्शन से क्या सब का करते हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं
कि कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार मुख्यमंत्री का घोषित कर दिया हो। मैंने भैरव सिंह जी को भी देखा यहां पर जनता पार्टी का शासन बनने के बाद में, और बाद में भी कि पहले से उम्मीदवार घोषित कर दिया हो। ये विधायक दल तय करता है। ये इन सारी बुराइयों को हटाइए इनको, और फिर से अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी बनाइए। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अगर डेमोक्रेटिक नहीं रहेंगी और अपने आप में इतना बंद कर लेंगे, एकमुखी अगर राजनीति करने लग गए, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रजातांत्रिक स्वरूप है वो नष्ट हो जाएगा। चिंतन इसकी करने की जरूरत है। कॉर्पोरेट कल्चर आ जाएगा वो तो उससे बचने की चेष्टा है, और मुझे लगता है कि दोनों दल इसमें फंसे हुए हैं। और अभी मौका है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों से पहले अपने आप को डेमोक्रेट बनाए, एक मुखी ना बने, अपने आप को लोकतांत्रिक बनाए, तो मेरा ख्याल है कि आपको लाभ हो सकता है। हमारे यहाँ तो एक मुखी है नहीं, हमारे यहाँ तो सब कलेक्टिव काम है। और एक मुखी है सर, गांधी परिवार से बाहर तो निकल नहीं रहे आप। देखिए वैसे एक निवेदन करना चाहूंगा मैं, एक निवेदन करना चाहूंगा। गांधी परिवार का ऑब्जेक्शन बीजेपी लगातार करती है, लगातार बीजेपी करती है। वसुंधरा जी जो है वो एक मुखी नहीं, तो इनका चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था? मोदी जी का चेहरा करके चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था? और अब बहुमुखी है तो आप कह दीजिए वसुंधरा जी नहीं होंगी हमारी मुख्यमंत्री, कह दीजिए। आप डिक्लेयर कर दीजिए, आप इतने ज्यादा बहुमुखी हम तो नहीं है, हम तो नहीं करेंगे, हम तो बहुमुखी है। अभी तो आप यूज करने से कोई मतलब नहीं है। जी समय शुरू हो चुका है। नहीं, आपको क्या करना है? आप वसुंधरा जी को डिक्लेयर करिए। आपको पॉजिटिव वोटिंग में आपकी तो वसुंधरा जी है ना मुख्यमंत्री अगली, छोड़ दीजिए। आपकी अगली मुख्यमंत्री कौन है? पसंद किया आपकी अगली मुख्यमंत्री कौन है? विधायक दल का नेता चुनेगा वो मुख्यमंत्री। वसुंधरा जी सुन रही है इस बात को? बिल्कुल। डर नहीं ले रहा आपको? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बात कर रहे हो, ये इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है इनका। हाँ, ये इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अमित शाह डरा के गए थे उदयपुर में, तो मोदी ने राम तक नहीं की, बाद में लॉबिंग करी, क्या पहुंचाया जो बाड़मेर में सर्टिफिकेट देके गए। कैसी बात कर रहे हो आप? बात कर रहे हैं, आपके यहाँ तो आते ही नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए मुझे लग रहा है ये जो हम चर्चा कर रहे हैं साहब, ये हम ये चाहते हैं कि वास्तव में जो जनता जो बात करती है चौराहे पे को चाय की चुस्की के साथ में, वो चर्चा आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था जी। इसमें हम व्यक्तिगत उसमें नहीं लेके जाएंगे कि मोदी साहब उदयपुर आए थे तो वसुंधरा जी से चर्चा की, बहुत अच्छा उठाया उसको ब्याज के सहित बाड़मेर में उन्होंने पूरा कर दिया। उनकी तारीफ की, बड़ी जिद करके, वो बहुत ही अड़ियल हैं, जिद है, प्रदेश के विकास के लिए लड़ाई लड़के हम लोगों से ये करके हमें नुकसान कर दिया इन्होंने। 4 साल बर्बाद करके किया साहब, देखिए 4 साल बर्बाद कर दिए। अगर इस बात को यो यकीन करें तो फिर हमें यह भी भरोसा करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस मंच से उनकी तारीफ की है। तो मुझे लगता है कि उदयपुर में राम नहीं की। नहीं, देखिए उस समय हो सकता है कोई बात हो गई, बिजी रहे होंगे, उनका दिमाग नहीं, उस समय गुजरात चुनाव में वो ज्यादा व्यस्त थे इस कारण। चलिए जो चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, आपको बताया क्या मोदी जी ने ये बात? फिर दूसरी बात मैं एक कहना चाहूंगा, मालूम है ये बात। चलिए दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चर्चा इधर से भी आती है कि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस निकल नहीं पा रही है। दीपक जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीजें राजनीतिक दलों को बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। एक तो नहीं, जातिवाद तो आप खत्म नहीं कर सकते, खत्म ही नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं, आप क्या कोई नहीं कर सकते, आप ही शिकार हो। सचिन पायलट जी दौसा छोड़ के अजमेर चुनाव क्यों लड़े? पूछने वाले भाई, वो जातिवाद में इतना ज्यादा घुस चुकी है। आप कौन है पूछने वाले? उससे ज्यादा कौन आदिवासी से चुनाव लड़ेगा? आप कौन है पूछने वाले? नहीं, बताने वाले कि वो यहाँ से क्यों लड़े, क्योंकि वो जानते थे लड़ेंगे कैसे, इसलिए लड़े क्योंकि वो जानते थे मुझे बहुत ले लिया। फनी क्वेश्चन। सर आप चुप रहे तो मैं बोल लूं, आप चुप रहे तो भरतपुर से भी सर भाकर साहब एक बात सुनेंगे मेरी बात। वो अजमेर से क्यों भाकर साहब, अरे भाकर साहब एक बात भाकर साहब, टिकट नहीं मिलेगा स्टेशन में, समझ सकता हूँ। आप एक बात साइलेंट रहिए। लंबा चलता है सर। भाकर साहब मैं बोल लूं, 1 मिनट मैं बोल लूं। 2 चीजें राजनीतिक दलों को नहीं करनी चाहिए। एक तो जातिवाद का जिक्र नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, माफ करिएगा सॉरी, परिवारवाद का जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवार के मुंह से परिवारवाद नहीं, आपके भी अच्छा नहीं लगता सर, आपके भी नहीं लगता, दोनों तरफ ही। एक दूसरा जिस आइडियोलॉजी के ऊपर आधारशिला राजनीतिक दलों की होती है, जो जिस आत्मा पे हमारा शरीर बना हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो जो हमारी नीतियां होती हैं, हमारी वॉइस होती है, जिसे हम विचारधारा कहते हैं, मुझे लगता है कि वो क्षीण और लुप्त हो चुकी है। किसी राजनीतिक दल के पास में आइडियोलॉजी नहीं बची है। आइडियोलॉजी का मतलब अवसर। मजेदार बात यह होती है कि हम करप्शन इन सब के खिलाफ बोलते हैं, जातिवाद,
लेकिन हालात हैं दोनों तरफ, दोनों बैठे हुए, मैं आपको आईना भी दिखा सकता हूं अगर आप लोग चुनौती देंगे तो मुझे। आप लोग पार्टी ज्वाइन बाद में कराते हैं और उसको टिकट पहले थमाते हैं। दोनों राजनीतिक दलों में आज आप देख लीजिए हाल हो रहा है। यह हाल है कि आपने इतना एक्सचेंज कल्चर कर दिया कि आपके इधर से यहां आज तो पता नहीं लगता है कि कई लोग, मैंने अपने कानों से आपकी पार्टी के ऑफिस में सुना है कि आप यहां पे क्या यार पिछले चुनाव में ज्वाइन कर लिया था मैंने तो यहां पे, क्या अच्छा, अरे ये स्थितियां हैं। मतलब लोगों के समझ नहीं बैठते कि आप तो वहां नारे लगा रहे थे, आज यहां बैठे हुए हैं। तो ये दोनों ही तरफ स्थितियां हैं। और मैं एक कोट करना चाहूंगा, अलवर के जो माननीय जसवंत सिंह जी यादव साहब हैं जो चुनाव लड़े, जसवंत सिंह जी यादव साहब यहां से जब चुनाव, वहां पे डीसीसी के प्रेसिडेंट थे, रिजाइन भी नहीं किया था और सिंबल लेकर के नामांकन करने चले गए थे। वो पंडित रमाकांत शर्मा उस वक्त विधायक थे थाना गाजी के, उनके साथ वो गए और वहां लोगों ने देखा ये कैसे हो सकता, कैसा ही हुआ है। महिंद्रा कुमारी जो भंवर जितेंद्र सिंह जी की माताजी उस वक्त की बीजेपी की सिटिंग एमपी थी, उनका टिकट काटा और ये जसवंत सिंह जी नवल किशोर शर्मा जी के सामने चुनाव लड़ने पहुंच गए। तो दोनों तरफ की स्थितियां, तो मुझे लगता है, देखिए माफ करिएगा, विचारधारा पे लोग हंसते हैं कि क्या जोक सुना रहे हैं विचारधारा की बात करके, परिवारवाद की बात करके। तो मुझे लगता है कि ये चीजें मत बोला करो आप लोग, क्योंकि अंदर से खुद भी जानते हैं। पर आप लोगों के मैं सैल्यूट करता हूं, आप लोगों के सास को कि दोनों पार्टियां कह पा रही है परिवारवाद पे आप चर्चा करते हैं, ये बड़ी रोचक बात है। आप कभी बहस रख लीजिए, मैं फिर आपको बताऊं, ये हमसे ज्यादा इनके लोग होंगे। कल्याण सिंह जी को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, अपवाद हो सकते हैं एक दो, पर गृह मंत्री को ले लीजिए, गृह मंत्री जी को ले लीजिए, यशवंत सिंह जी एक ही परिवार है, वो तो रहेगा। यशवंत सिन्हा के पुत्र को ले परिवार को तो बलिदान दिया तो करेगा वो तो। सर वो तकलीफ इनको होनी चाहिए कि मतदाता को, वो परिवार, लेकिन दीपक जी वो तकलीफ तो इनको होनी चाहिए कि मतदाता के सामने हम जवाब क्या देंगे। खैर चलिए मुद्दे पे आए, क्योंकि 3 मिनट का वक्त, 4 मिनट का वक्त है, हम तो उस पे आ जाते हैं। मैं वापस श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। खैर श्याम जी देखिए, रिजल्ट हमने देख लिए, सारे पेपर से भरे पड़े हैं, सब लोग हैं। मेरी जो चर्चा का केंद्र बिंदु ये था, आज मैं बजट पे भी चर्चा कर सकता था, और भी बहुत सारे मुद्दे, असेंबली होने वाली है, क्या मुद्दे रहेंगे। लेकिन जब मैं मॉर्निंग वॉक पे सुबह में था तो लोग रियली ये चर्चा थी उनकी, बजट पे कोई चर्चा नहीं कर रहा था, क्या महंगा होगा क्या कम होगा। चर्चा सिर्फ ये थी कि चुनाव परिणाम, उस परिणाम में बीजेपी की किरकिरी पे तो चर्चा थी, ये भी चर्चा थी कि यार कांग्रेस को भी इतने सपने में नहीं उड़ना चाहिए, कांग्रेस को भी मंथन करना चाहिए। वो मैंने आज साथियों से शेयर किया कि इस तरह की चर्चाएं सुनी है मैंने। तो चर्चा का बिंदु हमने ये रखा, क्या वास्तव में पब्लिक की जो चर्चाएं हैं इस पे गौर करना चाहिए दोनों पार्टियों को। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित कहा जा सकता है प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल है, अगर उसको माहौल को बनाए रखने के लिए कांग्रेस को भी निश्चित रूप से अपने पार्टी के अंदर बहुत कार्यकर्ताओं को महत्व देना पड़ेगा। वहां भी कार्यकर्ताओं को महत्व के देने की स्थितियां कमजोर हुई है। जो कांग्रेस करती थी संगठन में, वो आज बीजेपी अपना चुकी है, उसी का परिणाम तो बीजेपी ने ले लिया। कांग्रेस पहले नीचे के स्तर के कार्यकर्ताओं को पूछ करती थी और बाकायदा उनकी, मेरे सामने कई मंत्रियों को मैंने देखा कार्यकर्ताओं के काम के लिए कभी मना नहीं करते थे, और वो कहते थे कि मैंने कार्यकर्ताओं के लिए काम किया है। अब बीजेपी में पहले होता था, अब आप देखिए कि बीजेपी में तो ताले लग गए, बाहर से अंदर आने के लिए नाम पता पूछना पड़ता है। तो उसका परिणाम देखा इन्होंने, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आजकल बीजेपी में आम कार्यकर्ता अंदर नहीं आ सकता, अंदर से अलाउ होगा, पर्ची भेजी जाएगी और कहेगा हाँ आना चाहिए तो आएगा। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की जो स्थिति बन रही है तो और बिगड़ेगी स्थिति। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज तत्काल कोर कमेटी की बैठक बुलाई, क्योंकि उनको भी ऊपर जवाब देना है कि आपने मन चाहे उम्मीदवार लिए थे, आपने कहा मैं तो तीनों जिता के लाऊंगी, ये क्या स्थिति होगी, ये ऊपर पूछा जाएगा ना। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तो सारी चीज छूट दे दी थी, मंत्रियों को भी कहा था तुम भी करो जो कुछ करना है, विधायकों को लगा दिया था। लेकिन जनता जानती है, जनता ही देती है वोट। कांग्रेस को भी पहचानना चाहिए कि जनता का रुख आपकी तरफ है, तो उस रुख को कैसे आगे बढ़ाओगे। अगर यही रह जाओगे कि हम तो हमारी जनता, हम तो हमारे शासन आ रहा है और बदल जाएगा और सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा, तो लास्ट में पहले वाले जो मौके हुए थे ना कि किसी के 90 आएगी किसी के कम आएगी, तो ये बहुत अंतराल के और निर्दलीय जो आ जाएंगे वो मजे मारेंगे, बड़ी स्थिति फिर पैदा नहीं हो। इसलिए संगठन को तो मजबूत करने की दोनों पार्टियों को जरूरत है, नहीं तो वापस से शासन आना मुश्किल है। एक को तो शासन देना, अगर नहीं देना है तो वो मेहनत करे और उसको लेना है वो मेहनत करे। तो ऐसी स्थिति में पार्टियों को तो मेहनत करनी चाहिए। दीपक जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है, वर्कर आपने कहा कि मैं 2 महीने तक अजमेर में रहा, लगभग अब यही एक कारण वहां पे भी रहे होंगे, अलवर में भी एक ही रहे होंगे, अजमेर भी कुछ कारण सिमिलर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसी कोई चीज आपने आइडेंटिफाई की कि जो आप कम से कम इस मंच पे कह सकें कि हाँ बिल्कुल हमें इस चीज पे मंथन करना होगा और हम एज ए वर्कर मुझे लगता है कि इस पे चर्चा मुझे करनी चाहिए।
कोई ऐसी चीज आपने पहचान की है कि चुनाव में हारने का जो कारण रहा? जी बिल्कुल। देखिए, एक यहाँ तक केंद्र और राज्य सरकार की कई लोक लुभावन और बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिनको मुझे लगता है कि आम जनता के साथ उसका सरोकार आता, जैसे मुद्रा योजना। तो कई योजनाएं जहां हमें लगता है कि हम उसे और ज्यादा आम जनता तक ले जा सकते थे और उसका फायदा उस व्यक्ति को सीधे मिलता, तो शायद हमें उसका लाभ इस चुनाव में मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती। मुद्रा योजना में बताया। अब मुझे लगता है कि अगर उस योजना के बारे में अगर हमारा कार्यकर्ता और हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है, उसको और ज्यादा नीचे तक ले जाते और आम जन तक ले जाते, तो शायद उसका लाभ हमें इस वोटों के रूप में इस चुनाव में देखने को मिलता, जिसको मैं एक मानता हूं एक मुद्दा था। बाकी देखिए, आम जनता में आजकल अन्य लोगों को लगता है कि हम बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, तो थोड़ा उनको लगा नहीं यार, थोड़ा सा नाराजगी थी, तो वो नाराजगी भी वोटों में तब्दील हो, लेकिन वो बड़े तात्कालिक थी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम नहीं दे रहे, लेकिन 6 महीने बाद आप वापस हमसे ले लेना। मैं आपको ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ये भरोसा आपका अभी भी भरोसा है? जातिवाद नहीं, देखिए जातिवाद अरे हटके हम बात करें, जो योगेंद्र जी ने कहा तो मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, ये 2 मुद्दे थे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपको बताऊंगा। आपने लेकिन एक गलती बहुत बड़ी जो की है, मैं वो कहना चाहूंगा। आपकी पार्टी के ही सीनियर लीडर हमारे साथ जब यहां बैठे हुए थे कि देखिए, अशोक गहलोत जी की कुछ योजनाएं ऐसी थी, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगती है कि वास्तव में पब्लिक ओरिएंटेड प्लानिंग्स थी उनकी, और वो जनता के बीच आई थी, लेकिन वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाए और लास्ट के वक्त लेकर के आए थे। आप लोगों को सर काफी लंबे समय से आपकी एक भामासा योजना है जो मेडिकल वाली है, बहुत अच्छी योजना है ना। जी, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप तो डॉक्टर भी हैं, मैं हॉस्पिटल्स के नाम दे रहा हूँ आपको, आप जाकर के पता कर लीजिए। 1 जनवरी से बंद कर दिया उन्होंने, उनका कहना है कि 6 महीने से भुगतान नहीं हो रहा हमारा। योगेंद्र जी, लेकिन आप देखिए, आप उसका ये नकारात्मक पहलू देख रहे हैं। आप देखिए 30,000 से लेकर 3 लाख, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ, धन्यवाद बात बता रहा हूँ, धन्यवाद आपका, मैं बात बता रहा हूँ। 1 जनवरी से उन लोगों ने बंद कर दिया, सिर्फ सरकार का नहीं है उसमें कि पैसे नहीं मिल रहा। इंश्योरेंस कंपनियां हमारे को इतना उलझा रही है, इतना उलझा रही है, करप्शन और है, समय कम है। मैं आसोपा जी के पास में जाना चाहूंगा। आसोपा जी, मैं 30 सेकंड में आपसे मैं जवाब चाहूंगा। आप तो टेक्नोक्रेट है, समय सीमा को बहुत अच्छे से बांध सकते हैं। आप मुझे एक चीज ऐसे बता सकते हैं कि अब तो सेलिब्रेशन भी हो गया, सब हो गया, बिल्कुल बच्चा पास होता है तो नेक्स्ट क्लास की चिंता तो होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन खुशी की तरह से सेलिब्रेट पेरेंट्स भी एंजॉय करते हैं। 24 घंटे बीत चुके हैं उस खुशी को, आपकी को कोई ऐसी चीज आपको लग रही है कि वास्तव में मैं बहुत ज्यादा अति उत्साही नहीं हूं, क्यों मैं जमीन का कार्यकर्ता हूं, मैं देखता हूं हमें भी इस चीज पर मंथन तो करना होगा, ऐसे क्या चीज देखते हैं आप? देखिए, मैंने आपको एक बात कही, मनोबल बढ़ना सबसे बड़ा जरूरी होता है पॉलिटिकल वर्कर के लिए। बिल्कुल, ये उस रूप में एक बहुत बड़ा मोटिवेटर और पुशिंग वो रहेगा। जो पार्टी चलाने वाले नेतागण हैं, वो निश्चित रूप से सावधानी से आगे कैसे चलना है ताकि लड़खड़ा के गिर नहीं जाए, वो अनुभव और उनको सबको मालूम है। हम इसकी चिंता लेकिन इसकी जरूरत महसूस करते हैं नहीं, वो तो किसी को भी करनी चाहिए, किसी को भी करनी चाहिए और कर ही रहे होंगे, और कार्यकर्ता भी जानते हैं कि हमें आगे कैसे करना है। क्योंकि आप एक बात, इन्होंने अजमेर के रहने वाले हैं, संघ के लोगों ने वोट दिया है कांग्रेस को, जब अजमेर उत्तर संघ का गढ़ है, संघ का गढ़ है। गलत बात है, देखिए मूल संगठन है और माँ बाप के लिए होता है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अच्छा सॉरी, ओके। आज स्वदेशी जागरण मंच ने एक बयान जारी किया है ऑफिशियली। क्या किया है कि आपने जो कल 5 लाख रुपए के मेडिकल बेनिफिट का जो 50 करोड़ लोगों को कवर या 40 करोड़, 10 करोड़ परिवारों, उन्होंने कहा है, ओके, स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है, उसके साथ आपने लिखा है कि विदेशी कंपनियों को यह काम दिया जाएगा। वी विल नॉट टॉलरेट। स्वदेशी जागरण मंच का वो बिखेरे थोड़ी। आखिरी सवाल मेरा ओम सैनी साहब से। ओम सैनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लबोलुआब में एक निष्कर्ष आप ही से निकलवाना चाहूंगा, जो हमने चर्चा लीग से हटके थोड़ा सा हमने इसको करने की कोशिश की है। वास्तव में आप कहां पाते हैं इस डिबेट में? आपने चीजों को भी देखा होगा, क्या सबक लेना चाहिए राजनीतिक दलों को? दोनों दलों को एक बात का सबक लेना चाहिए कि हम संघीय शासन में रह रहे हैं जी, और भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है उसके लिए हम कमिटेड हैं। जब हम संघीय शासन में रह रहे हैं तो विभिन्न, राजस्थान के संदर्भ में देखें तो विभिन्न रियासतों से जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, उनकी जो अपेक्षाएं रही हैं, जिन्होंने फेडरलिज्म को किल किया, जिन्होंने राजशाही को किल किया और जो डेमोक्रेसी के इस सारे माहौल में आए, उनके साथ में जिस तरीके से इनका व्यवहार है, जिस तरीके से इनका सोचना समझना रहा है, जो एक टैक्टिकल जो रास्ते अपना रहे हैं, उससे वो आहत हो रहा है। और भारत के संविधान में जो प्रोविजंस हैं और जो प्रियम्बल के अंदर वो अपने आप में नष्ट होने की संभावना है। तो ये सोचने की जरूरत है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डेमोक्रेटिक बनाए,
लोगों के साथ में संवाद का सिलसिला जारी रखें और अपनी जो कार्यक्रम है उनको लेकर के सामान्य जन में जाएं और भागने की चेष्टा ना करें। चलिए मैं माफी चाहूंगा दीपक जी, समय क्योंकि हमारा पहले से और हो चुका। चलिए हमने चर्चा की है, दोनों राजनीतिक दल निश्चित रूप से अपने स्तर पर चर्चा जरूर करेंगे और करनी चाहिए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बिल्कुल तुरंत इस पर चर्चा भी शुरू कर दी है। खैर चलिए, लेकिन ये अलार्मिंग पोजीशन खासकर सत्ता पक्ष के लिए है और चीजें देखनी चाहिए, मॉनिटरिंग की बड़ी आवश्यकता है, जिसका अभाव कहीं दिखाई देता है कि आपके पास इतनी कोर की टीम, आपके पास में ग्रास रूट का वर्कर, उसके बावजूद भी अगर आप लूज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको उस डेप्थ में जाने की माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए उस गलती को, उस कमी को भी पहचानने की कोशिश की जानी चाहिए कि आखिर कमी कहां रही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।